दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आज़ादी से जुड़े हुए दो और मुद्दे लेंगे। पहला मुद्दा तो हमने जो विभाजन की बात की उसको थोड़ा दोहराएंगे, कुछ पॉइंट उसमें रह गए हैं वो ऐड करेंगे, और दूसरा हम इसमें कश्मीर की समस्या को थोड़े से में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के विभाजन के नाम पर महात्मा गांधी की हत्या की गई, और वास्तव में भारत के विभाजन का जो कारण था, भारत के विभाजन का मुख्य कारण था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। इस नीति के चलते उन्होंने एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता को प्रेरित किया, प्रमोट किया। उनके खिलाफ कभी भी किसी प्रकार का आक्रामक कदम नहीं उठाया। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो नीतियाँ चली, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता मजबूत हुई, दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता मजबूत हुई, और इन दोनों ने दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ नफ़रत फैलाई। यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू सांप्रदायिकता ने मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ से एक आधार बन गया जिससे सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई। ये हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे, पर ये सांप्रदायिक दंगे और उससे होने वाली हिंसा एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके लिए महात्मा गांधी बाद में उन्होंने इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। वैसे उन्होंने एक बार कहा था कि भारत का विभाजन कभी नहीं होगा, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये भी बात उन्होंने कही थी। पर उन्होंने अपनी मजबूरी भी देखी, उन्होंने एक इंसानियत का एक पहलू भी देखा कि इसने हिंदू मुसलमान इसमें मारे जा रहे हैं। अब मैंने इस बात को पहले कहा कि मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो हुई उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने पहले ही रख दिया था, 1937 में उसको उन्होंने कंफर्म किया, और इसके चलते 1937 के जो असेंबली चुनाव में मुस्लिम लीग को सरकार में नहीं लिया गया, क्योंकि वो चुनकर भी नहीं आए थे। ये सब देखते हुए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रखी। और ये मैं यहाँ बता दूँ कि कई ब्रिटिश ऑफिसर ये मोहम्मद अली जिन्ना को प्रेरित कर रहे थे कि आप इस प्रकार की मांग को रखो। और एक मैंने आउटलुक पत्रिका में पढ़ा था, मैं उसको बहुत कंफर्म तो नहीं कर सकता, जसवंत सिंह ने एक बार एक जिन्ना की किताब पे एक रिव्यू लिखा था, उसका मुझे अभी रेफरेंस मिल नहीं रहा, पर उस रेफरेंस उसमें ये था मोटे तौर पे कि लॉर्ड वेवेल विंस्टन चर्चिल को मिलने गए। उन्होंने कहा कि हुजूर अब भारत पे राज्य करना मुश्किल हो गया है। तो विंस्टन चर्चिल सोचते हैं थोड़ी देर और कहते हैं कि ऐसा ही है तो भारत को आज़ादी दे दो, पर एक काम करना, भारत का एक टुकड़ा अपने लिए रख लेना। ये उनका था, उसका संदर्भ में कभी ढूंढने की कोशिश करूंगा। पर मुख्य रूप से जो बात हुई, ब्रिटिश सरकार इसके बारे में काफ़ी फर्म थी, काफ़ी मजबूत थी कि भारत को अखंड नहीं रहने देना, भारत को एक भाग में नहीं रहने देना। क्या कारण था उसका? क्योंकि जैसे आप जानते हैं उस समय दुनिया में दो महाशक्तियाँ थीं, एक तरफ वेस्टर्न पावर्स अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, दूसरी तरफ रशिया, और रशिया का प्रभाव भी बढ़ रहा था। रशिया जो था उस समय कई देशों के स्वतंत्रता संग्राम को सहायता भी दे रहा था। ये एक ख़ास बात है, जहाँ एक तरफ कॉलोनियलिस्ट पावर्स दूसरों को गुलाम बनाए थे, तो रशिया एक तरफ से उनको आज़ाद होने के लिए समर्थन भी कर रहा था। और इसी के चलते भारत में भी अगर आप देखें तो समाजवाद से प्रेरित बहुत व्यक्ति थे। नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जयप्रकाश नारायण हों, एक बहुत बड़ा गुट था जो समाजवाद में मानता था। तो ब्रिटिश का ये सोच था कि अगर भारत आज़ाद रहा और भारत एक रहा तो इसमें पंडित नेहरू जैसे लोग ये रशिया के साथ एलाय करेंगे, रशिया के दोस्त बन जाएंगे, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व जो है वो कम हो जाएगा। तो ये उनका एक मुख्य कारण था भारत को डिवाइड करने का। इसलिए जब वो लॉर्ड माउंटबेटन को भी भेजा गया कि आप आज़ादी दे दो, देश के दो टुकड़े कर दो, उन्होंने तुरंत इस बात को लागू किया। और पाकिस्तान का प्रस्ताव तो मोहम्मद अली जिन्ना का था ही। अब ये बात जब कैबिनेट में आई, माउंटबेटन ने जब प्रस्ताव रखा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं
कि जब ये प्रस्ताव आया तो उस समय उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और बाकी व्यक्ति थे। अब कई मुस्लिम लीग के लोग तो उसके समर्थन में खड़े थे। अब कांग्रेस की तरफ से जो सरदार पटेल और नेहरू थे, उसमें नेहरू को तो शुरू में ये बात समझी नहीं है क्या कहा जा रहा है, उसका उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। पर सरदार पटेल ने इस बात को पहचाना कि क्या हो रहा है और उन्होंने सबसे पहले पार्टीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुछ महीनों बाद नेहरू भी उसी राय पर आए जिससे भारत का विभाजन हुआ। अब ये भारत के पार्टीशन के बारे में भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर वही पाकिस्तान बाद में जाकर 2 टुकड़ों में टूट गया। यानी धर्म के नाम की राजनीति जब ज़्यादा मजबूत होती है तो वो राष्ट्रवाद का आधार नहीं हो सकती, ये इस बात ने सिद्ध कर लिया। अब इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ थोड़ा सा मुद्दा कश्मीर का है, जिसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से कश्मीर का मुद्दा ये था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 500 से ऊपर रियासतें प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया क्योंकि उस समय ये प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश के अंडर में थे, पर स्थानीय प्रशासन उनका था। तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए, 3 विकल्प दिए गए। विकल्प क्या थे? एक तो आप स्वतंत्र रहो, दूसरा आप पाकिस्तान में मिलो, तीसरा आप भारत में मिलो। अब पर यह भी कहा गया कि आप ज़्यादातर स्वतंत्र मत रहो, आपके करीब में जो बड़ा देश है उससे मिल जाइए, ये आपके लिए उचित होगा। यानी मोटे तौर पे सलाह थी। और इसी के चलते जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने ज़्यादातर रियासतों को भारत में मिला लिया। अब 2-3 रियासतों का सवाल था, एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। हैदराबाद को भी खैर मिला लिया गया। हैदराबाद में मुख्य बात ये थी कि जो राजा था निज़ाम, ये मुसलमान था और प्रजा हिंदू थी। और निज़ाम को जिन्ना साहब ने ऑफ़र किया था कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपके अधिकारों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप वैसे ही राज करते रहना। और ज़्यादातर रियासतें एक्चुअली स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने अधिकारों को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो त्रावणकोर का हो या इधर का हो, ज़्यादातर राजा अपने पावर नहीं छोड़ने चाहते थे। पर खैर ये सरदार पटेल की एक महानता थी कि उन्होंने इनको राज़ी कर लिया। पर खैर निज़ाम राज़ी नहीं हुआ। उनको जिन्ना का ऑफ़र था कि भाई आप पाकिस्तान में मिलिए। तो फिर पुलिस एक्शन के माध्यम से जिस आर्मी भेजी गई और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कश्मीर का मामला इससे उल्टा था। उल्टा कैसे था? जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा प्रजा मुसलमान, 80% प्रजा मुसलमान और राजा हिंदू। हरि सिंह ने फैसला किया कि न वो भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब जब उन्होंने फ़ैसला किया तो उधर से पाकिस्तान ने कबाइलियों के भेष में, ट्राइबल के भेष में अपनी सेना को भेजा, जिन्होंने कश्मीर पे आक्रमण किया। अब कश्मीर में जब आक्रमण हुआ तो कश्मीर के राजा के पास इतनी फ़ौज नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके। तो उन्होंने अपना डेलीगेशन, जिसमें उनके वज़ीर थे और साथ ही साथ कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला थे। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, शेख अब्दुल्ला भारत के नेतृत्व गांधी और नेहरू से बहुत प्रभावित थे। वो मुसलमान थे, पर उन्होंने ये स्पष्ट थे कि पाकिस्तान में सांप्रदायिक ताकतें, फ्यूडल फोर्सेस ज़्यादा मजबूत हैं, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं मिलना। आपको पता होगा कश्मीर में, श्रीनगर में एक लाल चौक है। कभी आपने सोचा है हरी घाटी में लाल चौक कहाँ से आ गया? ये लाल चौक ये रशियन क्रांति की याद में बनाया हुआ है। यानी शेख अब्दुल्ला किसानों की लैंड रिफॉर्म्स के प्रति बहुत आकर्षित थे और वो भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से समाजवाद का समर्थन करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर, तो शेख अब्दुल्ला दिल्ली आए, उनके साथ हरि सिंह जी के प्रतिनिधि थे। बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि कश्मीर भारत में मर्ज नहीं होगा, विलय नहीं होगा, ये भारत के साथ मिलेगा। इट विल बी एक्सेशन। तो ये जो एक्सेशन ट्रीटी थी, आर्टिकल 370, वो क्या थी
कि कश्मीर के असेंबली को पूरे अधिकार होंगे केवल सुरक्षा, विदेश विभाग, संचार विभाग और वित्त विभाग को छोड़कर। डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स ये दिल्ली सरकार देखेगी। बाकी चीज़ों के लिए कश्मीर के असेंबली को पूरे पावर होंगे। कश्मीर का अलग संविधान होगा, कश्मीर का अलग फ्लैग होगा, कश्मीर का सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर होगा। अब इस आधार पे भारत की सेना गई और पाकिस्तान की सेना को उन्होंने 1/3 पर रोक दिया, 1/3 कश्मीर पर रोक दिया। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह और ख़ास तौर से अगर लड़ाई चलती रहती तो बहुत सारे नागरिक मारे जाते। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह के पीछे भी एक सही बात ये थी कि उस समय यूनाइटेड नेशंस का वर्चस्व बहुत था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति स्थापित करने के लिए उसका बहुत रोल था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि सीज़ फायर कर दीजिए, युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध विराम कीजिए और यूनाइटेड नेशंस में हम इस केस को ले जाएंगे। तो वही लड़ाई को रोक दिया गया। 1/3 पार्ट पाकिस्तान के साथ चला गया, 2/3 में भारत का वर्चस्व आ गया। अब भारत के वर्चस्व वाले, भारत के साथ मिले हुए कश्मीर को इसमें चुनाव हुए और बाद में शेख अब्दुल्ला वहाँ प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए। दूसरी तरफ ये मामला जब यूनाइटेड नेशंस में गया तो ये मामले में अमेरिका को बहुत रुचि थी। क्योंकि अमेरिका को रुचि क्यों थी? क्योंकि कश्मीर, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में स्ट्रैटेजिक, सामरिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था। इसकी सीमा चीन, रूस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया सबसे मिलती है, इसलिए अमेरिका को उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो अमेरिका ने इसमें लगातार पाकिस्तान का समर्थन किया और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी रेजोल्यूशंस थे उसका उन्होंने उल्लंघन किया, उसका पालन नहीं किया। मामला चलता रहा। ये बीच में क्या हुआ कि भारत में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, बिना परमिट के वो कश्मीर एंटर हुए। दुर्भाग्यवश वो जेल में रहे, बीमारी के कारण मर गए। और उसी के साथ साथ भारत में सांप्रदायिक ताकतों ने बहुत जोर पकड़ा। महात्मा गांधी की हत्या हो गई। साथ में सांप्रदायिक ताकतों ने कहा कश्मीर को पूरा पूरा भारत में मिला लो। ये दो बातों से शेख अब्दुल्ला बहुत विचलित हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने चीन के साथ बातचीत करना चालू किया, पाकिस्तान जाने की तैयारी की, अमेरिका के एम्बेसडर से मिले। इन सब बातों को भारत सरकार ने देशद्रोह के रूप में देखा। शेख अब्दुल्ला को 17 साल के लिए जेल में डाला गया और ये शेख अब्दुल्ला को जेल में डालने के कारण कश्मीर की जनता में बहुत असंतोष हो गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला निश्चित रूप से कश्मीर के बहुत लोकप्रिय लीडर थे। शेर कश्मीर इनको कहा जाता है। खैर, इस असंतोष के कारण वहाँ एक विद्रोह पैदा हुआ, पर इस विद्रोह का आधार था कश्मीरियत। कश्मीरियत क्या होता है? कश्मीरियत ये 3 संस्कृतियों का मिलन है, 3 संस्कृतियों का मिलन। एक, बुद्ध धर्म के सिद्धांत, दूसरा वेदांत के मूल्य और तीसरा सूफी संत की शिक्षाएं। इन 3 आधार पर कश्मीरियत टिकी होती है। ये इसके बावजूद फिर जैसे लोगों में असंतोष फैला, पाकिस्तान ने उनको मदद देने की बात की, असंतोष बढ़ता गया, पर उसका कारण कश्मीरियत था। इसके बाद 1980-90 के दशक में जब अलकायदा के लोग अफ़गानिस्तान में जो थे, जब उन्हें कुछ थोड़ी सी अफ़गानिस्तान पे रशियन फ़ौजें हारने लग गई, तो वहाँ से वो कश्मीर में आ गए। कश्मीर में आके उन्होंने इस कश्मीर के कश्मीरियत के मुद्दे को एक सांप्रदायिक मुद्दे में बदल दिया। कश्मीरी पंडितों को बहुत तकलीफ़ हुई, उन पर बहुत हमले हुए और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सब आप लोग जानते हैं। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर आना पड़ा। उस समय भी पूरी कोशिश थी, कश्मीर की तरफ से स्थानीय लोगों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। डेलीगेशन गया, पर कश्मीर के जो समय गवर्नर थे जगमोहन, जो बाद में भाजपा में चले गए, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी 2 काम कर सकते थे। एक, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में मजबूती, दूसरा कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर जाने का सुविधाएं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता स्वीकार किया
और उस रास्ते के आधार पे ज़्यादातर लोग कश्मीरी पंडित भारत के कई क्षेत्रों में आए और उन्होंने उस प्रकार से रहने लग गए। तो खैर बाद में तो चल के कश्मीर में असंतोष के कारण, क्योंकि भारत सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी वहाँ भेजना चालू किया। ज़्यादा आर्मी भेजने की वजह से सिविलियन लाइफ जो थी वो ठीक से चल नहीं सकी, और ये सिविलियन लाइफ क्योंकि वहाँ चल नहीं सकी तो असंतोष बढ़ता गया। पत्थर फेंकना, फिर सरकार की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से छर्रे की बंदूक चलाना, यानी असंतोष का माहौल बढ़ता गया। तो इसी सिलसिले में मैं बता दूं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंटरलॉक्यूटर्स की एक टीम बनाई जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राधा कुमार अंसारी और दिलीप पडगांवकर। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान है कि कश्मीर को हम ज़्यादा ऑटोनॉमी दें, कश्मीर के लोगों से डायलॉग करें और कश्मीर में लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत करें। ये उनका सुझाव था। खैर बाद में एनडीए सरकार आ गई, बीजेपी सरकार आ गई। इसके एजेंडा में तो शुरू से था आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना, तो उन्होंने आने के बाद आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया और पूरे कश्मीर राज्य का जो राज्य का दर्जा था उसको कम करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ वहाँ बना दी। यानी एक मुस्लिम बहुल प्रदेश का जो अधिकार था उसको उन्होंने और हमला किया। और उसके बाद जो अभी हालात हैं, बहुत दिनों तक वहाँ इंटरनेट बंद था। मेरे ख्याल से 3G 4G जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ बंद हैं, और नागरिक सुविधाएं वहाँ बहुत तौर से उन पर एक बंधन है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो, कश्मीर के लोगों की बात सुनी जाए और कश्मीर के लोगों की जो इच्छा है उसको सामने लाकर एक लोकतांत्रिक तरीके से हम कश्मीर को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकें कि हम सांप्रदायिक राजनीति के ख़िलाफ़ हैं। भारत में भी, कश्मीर में भी हम भारतीय संविधान के आधार पे सब अपना काम चलाना चाहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पे कश्मीर को पूरे पावर मिलना चाहिए। जो स्पेशल स्टेटस स्पेशल कारणों से मिला था उसको, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये सब चीज़ों के आधार पे ही हम कश्मीर की समस्या का एक शांतिपूर्ण ढंग सोच सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र में अगर हम लोगों की इच्छाओं को, ओपिनियंस को, राय को ज़्यादा दबाएं तो वो उचित नहीं होगा। आज भारत का जो लोकतांत्रिक इंडेक्स गिरता जा रहा है, उसका एक बड़ा ये कारण ये है कि कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं उस पर एक बहुत बड़ा बंधन आया है, और इसके कारण ये वहाँ जो नागरिक संचार व्यवस्था है, नागरिक अधिकार हैं, वो सब एक तरह से सस्पेंडेड है। उनको बहाल करना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो आखिर में मैं इतना कहूँगा, कश्मीर का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। कश्मीर अलगाववाद के कारण इस प्रकार से नहीं है। कश्मीर के पीछे जो मुख्य कारण है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, स्वतंत्र राज्य था, उसका अमेरिका की, पाकिस्तान की नज़र उस पर थी, क्योंकि वो ये सामरिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसलिए इसमें उन्होंने अलग प्रकार से वहाँ के लोगों को जो मदद की, जो मदद उनका जो असंतोष था, डिससेटिस्फैक्शन था, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, और बाद में अल-कायदा के एलिमेंट्स ने आके इसको एक और बहुत विकराल रूप दे दिया। उम्मीद करते हैं कश्मीर के हालात सुधरेंगे और कश्मीर के लोग भी उसी आज़ादी से जी सकेंगे जो पूरे भारत के नागरिक को मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।